हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं विषय भौतिक विज्ञान प्रश्न बैंक 2021-22 की इकाई 1 का वीडियो हम आप लोगों को इसके पहले दे चुके हैं। इस वीडियो में हम इकाई 2 के लिए आपको वीडियो लेके आए हैं। आइए शुरुआत करते हैं इकाई 2। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे केमिस्ट्री के वीडियो नहीं देखे हैं तो केमिस्ट्री के वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सभी पार्ट के केमिस्ट्री के वीडियो डल चुके हैं। आप केमिस्ट्री का अध्ययन भी कर सकते हैं और फिजिक्स का भी कर सकते हैं। आने वाले समय में हम जीव विज्ञान गणित के भी वीडियो डालने वाले हैं, इसलिए लगातार आप लोग चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं इकाई 2 फिजिक्स। तो इकाई 2 फिजिक्स समतल में गति निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है। त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग। यदि किन्हीं दो सदिशों के परिणामों का परिमाण दोनों के परिणामों के योग के बराबर हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों के मध्य 0 डिग्री का कोण बनेगा। दो सदिश ए और बी के मध्य थीटा कोण हो तो परिणामी सदिश का परिमाण होगा, तो वो होगा √a⁴ b⁴ 2ab cos थीटा। अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप्य कोण होना चाहिए, तो कितना होता है? 45 डिग्री। और आगे देखते हैं, निम्नलिखित में या निम्न में से किन कोणों के जोड़े के लिए क्षैतिज परास समान होगा? तो 40 और 50 के लिए क्षैतिज परास समान होगा। अदिश राशि वह है जो उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है, चाहे अक्षों से उनके अभिविन्यास क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव खत्म हुए। इसके बाद हमको देखना है एक वाक्य में उत्तर। शून्य सदिश किसे कहते हैं? तो शून्य सदिश किसे कहते हैं? शून्य सदिश उसे कहते हैं जिसका परिमाण शून्य हो। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है वो क्या कहलाता है? शून्य सदिश कहलाता है। जिसका परिमाण शून्य होता है वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो शून्य सदिश कहलाता है। प्रक्षेप्य किसे कहते हैं? प्रक्षेप्य किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना। यदि किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में भिन्न किसी अन्य दिशा में, ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो फेंके गए पिंड को प्रक्षेप्य कहते हैं। मतलब ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा ऊपर नहीं फेंकना, आड़ा टेढ़ा फेंकना है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य कहते हैं। ऊपर फेंकने वाले को प्रक्षेप्य नहीं बोलते। यदि अगला है किसी सदिश ए के दिशा में एकांक सदिश लिखिए, तो एकांक सदिश बराबर होता है a कैप इक्वल्स टू a वेक्टर बटे मॉड ऑफ a। अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र कोणीय वेग के पदों में लिखिए, तो अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र कोणीय वेग के पदों में a बराबर v ओमेगा, या लिख सकते हैं ω² बटे r और ओमेगा इंटू r, ω² इंटू r। ये सभी काय के कोणीय वेग के पदों में भी हमने बता दिया, इसको रेखीय वेग के पदों में भी बता दिया, दोनों में बता दिया। तो ये आपका अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक हो गया। इसके बाद हमको देखना है अति लघुत्तरीय प्रश्न, और इस पार्ट में से 5 अंक के बड़े प्रश्न भी आने वाले हैं। तो हमको 2 अंक और 5 अंक दोनों के प्रश्न इस पार्ट में से देखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। सदिश के योग संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए। तो सदिश के योग संबंधित त्रिभुज नियम क्या कहता है कि यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाओं का परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में रखा जाए, देखो ये एक सदिश और ये दूसरा सदिश, अगर इन दोनों को परिमाण और दिशा में एक साथ रखा जाए तो उनका जो परिणामी सदिश होगा वो तीसरी भुजा में विपरीत दिशा में होगा। ये दोनों यूं चल रहे हैं तो इधर आना चाहिए था, इधर नहीं आते हुए किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या कहलाता है? सदिश योग का त्रिभुज नियम कहलाता है। इन दोनों के परिमाणों का योग तीसरी भुजा के परिमाण के विपरीत दिशा में होता है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा सदिश योग का त्रिभुज नियम कहलाता है। OP + PQ = OQ
ए प्लस बी इक्वल्स टू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, किसी सदिश ए को किसी एक्स वाई में वियोजित करने के लिए, तो देखो एक्स वाई में वियोजित करेंगे तो एक्स ए वाई दो पॉइंट बनेंगे, वेक्टर हटाएंगे तो आई लग जाएगा एक्स पे और वाई पे जे लग जाएगा, क्योंकि ये आई जो होता है, जो एक्स अक्ष होता है वो आई के साथ दिखाता है और वाई अक्ष काय में दिखाता है, जे के साथ दिखाता है। अगर थर्ड होता है, जेड अक्ष होता तो आई जे और के साथ दिखाता, पर ये आई और जे के साथ में लिखाएगा क्योंकि काय के लिए, एक्स वाई समतल के लिए। तो बस इतना ही लिखना है आपको। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। प्रश्न में पूछा है एकांक सदिश किसे कहते हैं? एकांक सदिश उसे कहते हैं जिसका परिमाण एक हो। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो जो किसी विशेष दिशा के अनुदिश हो एकांक सदिश कहलाता है। एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश एक आई जे के होते हैं। एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश जो एकांक सदिश होते हैं वो कितने होते हैं? आई जे और के होते हैं। अगला देखते हैं, उसका उत्तर भी इसी प्रश्न के अंदर हमारा छुपा हुआ था कि एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश लिखिए, तो हमने वही लिख दिया आई जे के। एक्स वाई जेड के अनुदिश एकांक सदिश क्या होते हैं? आई जे के होते हैं। कोणीय वेग किसे कहते हैं? कोणीय वेग किसे कहते हैं इसका सूत्र लिखिए। वृत्तीय गति में समय के साथ कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा इक्वल्स टू कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल। इसके बाद है आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा। तो आवर्तकाल वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल टाउ इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा या ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। और उसके बाद है आवृत्ति। एक सेकेंड में कण द्वारा लगाए गए वृत्त के चक्करों की संख्या, मतलब एक वृत्त को कितने चक्करों की संख्या लग रही है, वो चक्करों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। इसे एन या न्यू से प्रदर्शित करते हैं। न्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन टी या 1 अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो न्यू इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये हो गए अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर के प्रश्न। तो बड़े प्रश्न में पहला प्रश्न है प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, और उसी के अंदर अधिकतम ऊंचाई, क्षैतिज परास और उड्डयन काल के व्यंजक पूछे गए हैं। सबसे पहले हम प्रक्षेप्य गति की परिभाषा बता रहे हैं। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह वस्तु गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई जमीन के किसी अन्य बिंदु पर गिरती है। वस्तु की इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। उदाहरण बंदूक से दागी हुई गोली या वायु में किक किए फुटबॉल की गति। और उसमें हम चाहे तो ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। इसके बाद देखते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल का व्यंजक, उड्डयन काल आप लोगों को बता दूं मैं, ऊपर फेंके जाने वाली वस्तु के लिए होता है, इसलिए ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर होगा। और जब ऊर्ध्वाधर की बात होती है तो हम ऊपर की तरफ जब भी बात करते हैं तो यू वाई लगता है। यू वाई बराबर होता है यू साइन थीटा, ए वाई बराबर होता है माइनस जी और वाई बराबर होता है 0। तब अपन इसका सूत्र होता है y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। उसके अंदर मान रखते हैं y की जगह 0, यू वाई की जगह यू साइन थीटा, टी की जगह टी रख देते हैं और ए वाई की जगह माइनस जी रख देते हैं। ये माइनस की वजह से ये पूरा मान इधर आके प्लस का हो जाता है और ये मान यही रहता है। फिर हम एक टी से एक टी काट देते हैं तो आपका यहाँ पे टी अकेला बच जाएगा, बाकी चीजें हमने उधर नीचे पहुंचा दी। इस टी को कैपिटल टी मान लेते हैं जो कहलाता है उड्डयन काल। ये कहलाता है उड्डयन काल। तो बहुत इजी है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। 3 मान याद रखने। सबसे पहले यू वाई, ए वाई और वाई, फिर इस समीकरण को लेना है। इस समीकरण का मान समीकरण में रख के सिद्ध करके लेके आना है। तो ये हो जाता है उड्डयन काल का व्यंजक। इसके बाद अगला देखते हैं क्षैतिज परास का व्यंजक। क्षैतिज की बात है, सीधी सी बात है। क्षैतिज मतलब एक्स अक्ष पे cos थीटा होता है और उसका गुरुत्वीय त्वरण 0 होता है। यहाँ पे हमने x को r माना है। वैसे ही सूत्र x के लिए लिखा, x की जगह r माना,
यू एक्स की जगह यू कोस थीटा लिखा और टी की जगह टी का मान रख दिया प्लस 1/2 और पीछे वाला मान चूंकि एक्स की जगह 0 रखेंगे इसलिए पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए हमने बाकी मान नहीं रखे हैं, 0 हो गया। यहां पे हमारा है 2 यू और यू की घात 2 साइन थीटा और कोस थीटा। हमने यू स्क्वायर को अलग करके 2 साइन थीटा कोस थीटा पास पास लिखे। चूंकि मैथ्स का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो यहां पे आ जाएगा साइन 2 थीटा। और इसी प्रकार हमारा क्षैतिज परास का व्यंजक हो जाएगा, क्षैतिज परास। 3 मान इसमें भी याद रखने, यू एक्स, ए एक्स और एक्स, तीनों मान इस समीकरण में लिखाएंगे, उसके बाद सिद्ध हो जाएगा। अगला देखते हैं अधिकतम ऊंचाई। बात ऊंचाई की है तो वही ऊर्ध्वाधर वाले मान लेने 1 2, तीसरा y की जगह h मानना है, 0 नहीं मानना है, पर अब की बार मानना है वी वाई बराबर 0। और गति की पहली समीकरण लेनी, गति की समीकरण पहली होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाई के टर्म्स में, इसका मान 0 है, ये u साइन थीटा, ए वाई है हमारा माइनस जी और t, इस जी टी को उधर पहुंचाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, t को वहीं रहने देंगे तो एक t का मान निकल जाएगा। जैसे ही t का मान निकलेगा तो जैसा उड्डयन काल में समीकरण ली थी वैसी समीकरण लेंगे, उस समीकरण में y की जगह h रखेंगे, u की जगह u का मान रखेंगे, t की जगह अपन ने जो निकाला है वो रखेंगे प्लस 1/2, फिर ए वाई की जगह रखेंगे माइनस जी और t की जगह t का मान रख देंगे। इसको स्क्वायर को खोलेंगे, अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, पर आगे 1/2 है और ये एक बार है, एक बार में से आधा बार घटाएंगे तो हमारा पूरा मान आधा बच जाएगा। ये कहलाता है अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक, अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक। तो इसमें भी 4 मान याद रखने हैं, शुरुआत में 4 मान याद रखना है, उसके बाद उसको गति की पहली समीकरण में रखना है, फिर उसको उसकी गति की दूसरी समीकरण में रख के प्रूफ करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सवाल दे रखा है, उसमें 30 डिग्री का कोण है, 15 मीटर प्रति सेकंड का वेग है, उसकी अधिकतम ऊंचाई उड्डयन काल क्षैतिज परास ज्ञात करना है। अधिकतम ऊंचाई का मान लिखा हमने और उसके अंदर मान रख के 15 का 15 में गुणा करके नीचे 10 गुणित 20 करके भाग लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर उड्डयन काल निकालना है, उड्डयन काल का सूत्र लिख के 2 इंटू यू का मान कोण 30 डिग्री और जी 10 लिख के मान करके हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा निकालना है क्षैतिज परास। क्षैतिज परास का सूत्र लगाएंगे, उसमें मान रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, 30 दूनी 60 डिग्री होगा, उसका मान होता है √3/2 होता है, तो ये 10 दूनी हमारा बाद में कितना हो जाएगा, नीचे के बटे 2 से 20 हो जाएगा, और √3 का मान रख के इसको सॉल्व करके ये हल कर लेंगे। देखिए ये सब सॉल्यूशन में आपको डायरेक्ट भी बता सकता था एक एक स्टेप करके, पर उसमें बहुत समय लगता है और इतना समय अभी हमारे पास है नहीं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट बता रहे हैं। अदरवाइज आप व्यवस्थित ढंग से अगर मैं इसको फिजिक्स को पढ़ाता आप लोगों को तो एक एक वीडियो में 2-2 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं हो पाते, और समय की कमी के कारण हमको सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेना पड़ रहा है। इसलिए आप अभी इनको समझ लीजिए, जब आप 12वीं कक्षा में आएंगे तो और 12वीं के जो हम व्यंजक वगैरह डालेंगे तो बिल्कुल एक एक व्यंजक के लिए एक एक वीडियो डालेंगे मेन एग्जाम के लिए। नेक्स्ट ईयर आप लोगों को पूरा गर्मी से ही चालू कर देंगे हम। आगे देखते हैं, वृत्तीय गति किसे कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक। तो सबसे पहले हमने वृत्तीय गति की परिभाषा ली है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग में अर्थात गोल गोल घूमती है, पंखा घूमता है कि नहीं घूमता है, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग में वृत्त की परिधि पर गति करती है तो वो क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति करने वाली वस्तु पर कार्यरत त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। तो ये तो इन दोनों की परिभाषा हो गई। अब बात करते हैं अभिकेंद्र त्वरण के व्यंजक की। बड़ा व्यंजक है, आईएमपी क्वेश्चन है। 2 डायग्राम बनते हैं इसमें। एक हमारा सर्कल बनता है, उस सर्कल के अंदर केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु ए है। ये बिंदु से यहां से वस्तु आगे बढ़ती बढ़ती कहां पे जाती है? बी की तरफ जाती है। प्रारंभिक वेग v1, आगे का वेग v2, कोण बन रहा है डेल थीटा। इसी प्रकार से हम मानते हैं कोई 2 वस्तुएं एक v1 वेग से और एक v2 वेग से अलग अलग दिशा में जाती है, तब उनका जो कॉमन मान है वो निकलता है डेल v। आगे निकालेंगे हम यहाँ पे आके। तो बातें लिख लेते हैं इसकी, क्या होता है क्या नहीं होता है। जो मैंने बोला वही लिखा है। और v1 v2 बराबर हमने कितना मान लिया? v। जब कोई c एक बिंदु अन्य बिंदु लिया हमने, यहाँ पे ऊपर c लिया था, c एक अन्य बिंदु लेते हैं तब ca बराबर v1 और cb बराबर v2, तब उसमें त्रिभुज का नियम लगाते हैं
तो डेल V बराबर हो जाता है V1 माइनस V2। फिर हम दोनों त्रिभुज, क्योंकि दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज और दो त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज नियम लगाते हैं और उनकी भुजाओं का संगत अनुपात समान कर लेते हैं और चारों जगह मान रख देते हैं। मान रखेंगे तो नीचे वाला मान यहाँ का जो उस पर R आ जाएगा, ये डेल V और ये V1। चूंकि V1 और V दोनों मॉड से हट जाएंगे और V1 V2 कुछ भी नहीं है, सब बराबर V के मानना है, तो यहाँ पे भी V लिख देंगे और पूरी इक्वेशन को डेल T से भाग लगा देंगे। डेल T से भाग लगाएंगे तो ये PQ अपॉन डेल T हो जाएगा, R अलग हट जाएगा, ये हो जाएगा dV अपॉन डेल T और V अलग हट जाएगा। देखो PQ है स्थिति का समय के साथ परिवर्तन होता है, वो वेग कहलाता है, और वेग का समय के साथ परिवर्तन होता है, वो त्वरण कहलाता है। तो दोनों मान रख दिया, इसका मान V, नीचे R आ गया, इसका मान A, नीचे V आ गया। V और V स्क्वायर हो जाएगा और ये AR हो जाएंगे, तो A का मान हो जाएगा हमारा V स्क्वायर बटे R। यही अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक है, अभिकेंद्र त्वरण। अब बात करते हैं अगले सवाल की, प्रश्न नंबर 4 की। उन्नयनों के लिए जिन का मान 45 डिग्री के बराबर या अधिक या इससे कम हो पर क्षैतिज परास बराबर होते हैं, इस कथन को सिद्ध कीजिए। देखिए उसने बोला है कि अगर मान आगे बढ़ेंगे तो भी क्षैतिज परास बराबर होंगे, सिद्ध कीजिए। तो हमने मान लेके देखा, क्षैतिज परास का मान होता है ये U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G, और हमने मान लिया कि थीटा 90 माइनस थीटा है। कितना मान लिया? 90 माइनस थीटा, 90 से कम है, कोई सा भी मान हो, 90 से कम है। 90 माइनस थीटा, 2 का गुणा करा तो 180 माइनस 2 थीटा हो गया। अब आप जानते हो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है, तो वापस वही मान आ गया। मतलब ये दोनों मान आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, यही सिद्ध करना था। अंतिम 5वां सवाल, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से दूर तक फेंक सकता है, और वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, यह बताना है। मतलब वो ऐसे सामने की तरफ भी फेंक सकता है और ऊपर की तरफ भी फेंक सकता है, तो ऊपर की तरफ वो कितना फेंक पाएगा? सबसे पहले अधिकतम ऊंचाई के लिए लेते हैं। अधिकतम ऊंचाई कितनी तरह की है? 100। तो हमने क्षैतिज परास का व्यंजक लिया, उसमें R का मान रखा 45, कोण रखा 45, और 45 डिग्री पे आपको बता दूं 45 दूना 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए बच जाएगा U स्क्वायर बटे G। अब R अधिकतम कितना? R अधिकतम है 100 मीटर, तो ये हो गया 100 बराबर U स्क्वायर बटे G। अब हमने लिया काय का मान। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि वो कहां पे फेंकता है? जब क्रिकेट समान प्रारंभिक वेग U से गेंद को ऊर्ध्वाधर में, मतलब ऊपर फेंकता है, H ऊंचाई पर फेंकता है, तब हम मान ले V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2GH। तो V स्क्वायर प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग पता नहीं है, और माइनस 2GH को उधर ले जाएंगे, बचेगा V स्क्वायर। H को यही छोड़ेंगे, 1/2 U स्क्वायर G, और U स्क्वायर G का मान अभी हाल निकाला 100 है। 100 तो 100 2 से कटेगा, तो कितने ऊंची जाएगी वो चीज? 50 मीटर ऊंची जा सकती है। कितनी जा सकती है? 50 मीटर ऊंची जा सकती है। और इसी के साथ हमारा इकाई 2 समाप्त होता है। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। केमिस्ट्री के वीडियो देखिए, बायो के वीडियो देखिए, अन्य विषयों के वीडियो देखिए, और चावड़ा सर लेक्चर यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकॉन क्लिक करके रखिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।